हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी स्टोन। अभी तक आप ये देख चुके हैं कि जिन्वू एक सिस्टम की हेल्प से अपने पावर का लेवल अप कर रहा है और जॉब चेंज आर्क में ब्लड रेड कमांडर इग्रिस को हराने के बाद अब वह अपनी शैडो आर्मी भी बना सकता है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी पूरी बैक स्टोरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत सोलो लेवलिंग की दुनिया में समय से भी पहले हुई थी, जब इस दुनिया का केवल एक गॉड ही एग्जिस्ट करता था और केवल लाइट और डार्कनेस ही इस दुनिया में थी। तब इस दुनिया का गॉड, एब्सोल्यूट बीइंग या बोले तो परम सत्ता के पास क्रिएशन की पावर्स थी। वह कुछ भी क्रिएट कर सकता था। एब्सोल्यूट बीइंग को आप क्रूर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वह अपनी क्रिएशन की परवाह नहीं करता था, उन्हें केवल अपने मनोरंजन के लिए बनाता था। इसके बाद एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट को डिवाइड करके 8 रूलर्स और डार्कनेस को डिवाइड करके 8 मोनार्क्स बनाए। रूलर्स को दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया था और मोनार्क्स को नष्ट करने के लिए। इसी कारण रूलर्स और मोनार्क्स के बीच कभी न खत्म होने वाला अंतहीन युद्ध चालू हो गया। कई वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा और जब कोई जीत की उम्मीद नजर नहीं आई, तब सभी रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग के पास आए और उनसे बोले कि हम लोगों को और पावर्स दीजिए ताकि हम इस अंतहीन युद्ध को जीत कर दुनिया को मोनार्क्स से बचा सकें और इस युद्ध को खत्म कर सकें। लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग ने उन्हें मना कर दिया। उसी वक्त रूलर्स को एहसास हो गया कि एब्सोल्यूट बीइंग ने ये सब अपने मनोरंजन के लिए किया है और वह चाहता ही नहीं है कि ये युद्ध कभी खत्म हो। हमारा युद्ध इसके लिए केवल मनोरंजन है। इसके बाद रूलर्स समझ गए कि जब तक ये जिंदा है, ये युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके बाद 8 में से 7 रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन उनमें से केवल एक ऐशबॉर्न ही सच जानने के बाद भी एब्सोल्यूट बीइंग के प्रति वफादार रहा और उन 7 रूलर्स को रोकने की कोशिश की। लेकिन सभी रूलर्स मिलकर ऐशबॉर्न को हरा देते हैं और उसे मरने की हालात में छोड़ देते हैं। जब रूलर्स का सामना करने के लिए कोई नहीं था, तब रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाते हैं और उसे मार देते हैं और उसकी क्रिएट की गई सभी चीजों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उनमें से एक चीज थी कप ऑफ रीइंकार्नेशन, जिससे समय को 10 साल तक पीछे किया जा सकता था। दूसरी ओर ऐशबॉर्न मरने की हालात में था। तब उसे पता चलता है कि एब्सोल्यूट बीइंग ने उसके अंदर डिमोनिक और डार्कनेस की पावर्स को छिपा रखा है। इसके बाद ऐशबॉर्न उसे एक्टिव करके शैडो मोनार्क के रूप में जिंदा हो जाता है। अब वह रूलर्स की जगह एक मोनार्क बन चुका था। पूरी तरह से रिकवर होने के बाद वह एब्सोल्यूट बीइंग के थ्रोन के पास जाता है। वहाँ वह देखता है कि एब्सोल्यूट बीइंग की बॉडी में भाले घुसे हुए हैं और वह मारा जा चुका है और उसे पता लगता है कि सबसे पहले वाले मोनार्क लेगियो को रूलर्स द्वारा कैद करने के बाद मोनार्क्स कमजोर हो चुके हैं। वह सोचता है कि अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो मोनार्क्स हार जाएंगे। ऐशबॉर्न अभी भी एब्सोल्यूट बीइंग के प्रति वफादार था और रूलर्स से नाराज था। इसीलिए वह मोनार्क्स के पास जाता है और उनकी तरफ से लड़ने के लिए उनको हेल्प करने देने के लिए बोलता है। मोनार्क्स ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि वो सभी कमजोर हो चुके थे। इसके बाद मोनार्क्स और रूलर्स के बीच की जंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। ऐशबॉर्न की ताकत ने दोनों पक्षों को दहशत में डाल दिया था। उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स आ चुकी थी। कुछ मोनार्क तो उसे ही खतरा मानने लगे थे और इसी डर के कारण उनमें से 2 मोनार्क, रैकन और बैरन ने ऐशबॉर्न को धोखा दे दिया और उसे मारने की कोशिश की। लेकिन ऐशबॉर्न ने उन दोनों को आसानी से हरा दिया और उनमें से एक मोनार्क बैरन को मार डाला और रैकन अपनी जान बचाकर भाग गया। हालांकि इस युद्ध में ऐशबॉर्न की शैडो आर्मी लगभग खत्म हो जाती है। इसके बाद सभी रूलर्स ऐशबॉर्न के सामने आते हैं और उन्होंने जो भी किया उसके लिए उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि था तो वो उनका साथी ही और इस युद्ध को रोकने के लिए शांति का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन ऐशबॉर्न पहले तो इनकार करते हुए उन्हें गुस्से से बोलता है कि तुम लोग मुझे भी मार दो ताकि ये युद्ध जीत सको। लेकिन रूलर्स ऐशबॉर्न को मनाने पर अड़े रहे। लेकिन ऐशबॉर्न इस पर कोई जवाब न देते हुए रैकन, जिसने उसे धोखा दिया, उससे बदला लेने का फैसला करता है और युद्ध छोड़कर चला जाता है और अपनी शैडो आर्मी को फिर से बनाने के लिए छिप जाता है। इसके बाद रूलर्स मोनार्क्स को हराकर उन्हें भागने और छिपने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ऐशबॉर्न फिर से मोनार्क्स के पास वापस आता है, पर इस बार सबसे पावरफुल मोनार्क एंटरिस ने ऐशबॉर्न को खुशी से अपने रैंकों में जगह दी, क्योंकि पहले ही 2 मोनार्क हार चुके हैं और बाकी बहुत कमजोर हो चुके हैं। अब ऐशबॉर्न के मोनार्क में शामिल हो जाने के बाद यह युद्ध फिर से चालू हो जाता है। लेकिन इस बार मोनार्क्स मानव दुनिया पर हमला कर उसे जीतने की कोशिश करते हैं और जब मानव दुनिया डिस्ट्रॉय होने लगती है, तब रूलर्स कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज करके समय को फिर से 10 साल पीछे कर देते हैं। लेकिन बार बार इसका यूज करने के बाद भी युद्ध में कोई भी पक्ष जीत रहा हो, मानव दुनिया तबाह हो जा रही थी और कप का यूज भी हमेशा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसको भी कुछ हद तक इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके बाद रूलर्स और मोनार्क्स ने क्या किया, जिन्वू के उस सिस्टम को किसने और क्यों बनाया था, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलना।